नमस्कार, रीवा 24 के ताज़ा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। लोकसभा चुनाव 2024 की मतगणना संपन्न। रीवा से सांसद जनार्दन मिश्र लहराने जा रहे तीसरी बार विजय पताका। मतगणना के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी नीलम अभय मिश्रा ने चुनाव में धांधली का लगाया आरोप। निर्वाचन आयोग ने सिरे से किया खारिज। प्रार्थना हॉस्पिटल में इलाज के दौरान महिला की हुई मौत, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। और जबा थाना अंतर्गत चली गोली, एक व्यक्ति की मौत, ग्रामीणों ने थाने पहुंचकर मचाया हंगामा। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। लोकसभा 2024 के चुनाव परिणाम आज घोषित कर दिए गए। रीवा सांसद जनार्दन मिश्र तीसरी बार सांसद बनकर संसद में बैठेंगे। लोकसभा 2024 के परिणाम सामने आ गए हैं और रीवा सांसद जनार्दन मिश्र ने तीसरी बार विजय पताका लहराई है। उन्हें 4,77,459 मत मिले, जबकि कांग्रेस की प्रत्याशी नीलम मिश्रा को 2,84,085 वोट मिले। इस तरह से सांसद जनार्दन मिश्र ने 1,93,374 मतों से विजय प्राप्त कर ली। वहीं बीएसपी उम्मीदवार एडवोकेट अभिषेक मास्टर बुद्धसेन पटेल को 1,17,221 मत मिले। इस प्रकार से केंद्र में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनती नजर आ रही है। वहीं मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है और लगभग 29 में से 29 सीटें मिलने की पूरी संभावना है। हालांकि इस बार इंदौर वासियों ने नोटा का इस्तेमाल कर 1.5 लाख से अधिक वोट दिए, जो अपने आप में एक इतिहास है। हालांकि इंडिया गठबंधन ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। वहीं रीवा से लोकसभा सांसद जनार्दन मिश्रा लगातार तीसरी बार सांसद बन गए हैं। आपको बता दें कि सांसद जनार्दन मिश्र शुरू से ही काफी बढ़त बनाए हुए थे। हालांकि इस बीच कांग्रेस प्रत्याशी नीलम अभय मिश्रा ने ईवीएम पर प्रश्न खड़े किए और आरोप लगाए, लेकिन जनार्दन मिश्र शुरू से ही इतना आगे थे कि आरोप कहीं से उचित लगा ही नहीं। स्थिति पहले से ही साफ हो गई थी। इस संबंध में सांसद जनार्दन मिश्र ने रीवा की जनता को पत्रकारों के माध्यम से धन्यवाद दिया। वहीं उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने भी सभी को बधाई दी है। इसके अलावा जैसे ही रुझान आने शुरू हुए, रीवा की जनता ने सोशल मीडिया व अन्य माध्यमों से सांसद जनार्दन मिश्र को बधाइयां देनी शुरू कर दी। वहीं कुछ लोग घर जाकर सांसद को बधाई दी। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में समर्थकों की भीड़ जुटी। वहीं जैसे ही चुनाव परिणाम घोषित हुए तो खुशी का माहौल छा गया। आइए आपको दिखाते हैं दोनों जनप्रतिनिधियों का इस संबंध में क्या कहना है। जी, एक बार फिर रिजल्ट आपके पक्ष में आ गया है। क्या मानते हैं कि क्या रिजल्ट आना चाहिए था देश में, और रीवा का तो आपके पक्ष में, तो क्या आशा है आप? सबसे पहले तो रीवा के मतदाताओं का कोट सा आभार, और जिन्होंने मुझ जैसे सामान्य व्यक्ति को फिर से तीसरी बार लोकसभा में अपनी आवाज बनने का मौका दिया। और निश्चित रूप से मोदी जी की नीतियों का रीवा लोकसभा के मतदाताओं ने समर्थन किया है और एनडीए की सरकार बनेगी, लोक कल्याण के काम होते रहेंगे। क्या बात है, जैसा 400 पार का नारा दिया गया था वैसा तो दिख नहीं रहा था। अब वो तो राजनीतिक विश्लेषण का वहां तो हमारा विषय नहीं है। अपना लोग करेंगे, उस पर एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे उसको। जो देश में नारा चल रहा था, आपने भी कहा था कि 400 पार का आंकड़ा होगा भाजपा का, तो क्या कमी रह गई? अब वो विश्लेषण का मामला हमारे वो बस का नहीं है और न हमारे विचार का विषय है। पार्टी के लोग और शीर्षस्थ नेता लोग अपना विश्लेषण करेंगे, क्या रही, कहाँ रह गई, इस वजह से गड़बड़ी हुई। और क्या रहेंगे कार्य, क्या कार्य किए जाएंगे आने वाले सप्ताहों में? केंद्र सरकार की जब तो सबसे बड़ी चीज है नल से जल का मामला अपने यहाँ है। 3,200 करोड़ रुपए जो प्रावधान किए गए हैं, उसका पूरी तरह से क्रियान्वयन और सही ढंग से और तेज गति से हर घर को नल से जल मिलना शुरू हो जाए, इसकी हमारी प्राथमिकता रहेगी। मुनवा हाई है हमारा। अभी RDX के तहत गांव में ट्रांसफार्मर जो लगने थे, कितने लगे, क्या लगे, क्या काम हुआ, आचार संहिता की वजह से वो काम विधानसभा लोकसभा के में फंस गया था, तो इस वजह से उसको भी देखेंगे। बाकी और जो हवाई अड्डे का उद्घाटन है, रेलवे का विस्तार है, ये सब काम अभी है, देखेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी ने ईवीएम मशीनों पे हेराफेरी के आरोप लगाए हैं जिला प्रशासन की, क्या कहें? उनके अलावा कोई बात करिए, वो कोई विषय नहीं है।
क्योंकि निकटतम आप प्रतिद्वंदी रही है, उनका सीधा होगा कि ईवीएम बदल दी गई। अब वो उनकी बात को मत करिए, और न वो हमारे कभी विचार में विषय रहा है, न मैंने कभी उनकी बातों का संज्ञान लिया। आपने पूरे चुनाव में देखा होगा, तो उनकी बातों पर मैंने कभी संज्ञान नहीं लिया, न उनकी बातों को आप भी गंभीरता से लीजिए। मैंने तो उनको गंभीरता से लिया ही नहीं। आपको आश्वस्त है कि आपकी जीत निश्चित है? निश्चित रूप से मैंने आपसे चुनाव के बाद भी कहा था कि 50% के आसपास हमको वोट मिलेंगे, तो वो लगभग उसी तरह का होगा। हमारे ख्याल से 50 के आसपास आएगा। इकट्ठे हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि ये अवसरवादिता का गठबंधन है। मोदी जी को रोकने के लिए इन लोगों ने गठबंधन बनाया, लेकिन मोदी जी को तो नहीं रोक पाए। इनका गठबंधन जरूर देखा जाएगा, ये तय है। नकुलनाथ जी भी हार गए मध्य प्रदेश में, लगभग हार के कगार पे। पिछले बार 29 में 28 सीटें थी मध्य प्रदेश में भाजपा की, और हम लोगों ने ये कहा था कि देखिएगा एक बार छिंदवाड़ा भी जीतेंगे। तो 29 में से 29 सीटें भाजपा की झोली में मध्य प्रदेश की जनता डाल गई है, और 20 वर्षों के सुशासन पर मुहर लगा रही है। और कांग्रेस पार्टी का जो कुशासन था, जो एक राजनीतिक अपराध की श्रेणी में आता है, मध्य प्रदेश में बीमारू राज्य के कलंक लगने तक के मुकाम तक मध्य प्रदेश को पहुंचाने का जो अपराध था, उसकी सजा लगातार मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस को दे रही है, और भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दे रही है। एक बार जैसे सरकार बन रही है, आगे क्या विकास के लिए रहेंगे, विंध्य को लेकर के और रीवा को लेकर के? विंध्य में जनता ने अब कसम नहीं छोड़ा, तो हम लोग कैसे छोड़ेंगे। तेजी के साथ विंध्य क्षेत्र आगे बढ़ रहा है। विंध्य क्षेत्र के चौतरफा विकास के लिए यहाँ पर एयर कनेक्टिविटी चाहिए थी, वो बन के तैयार है, उसका लोकार्पण होगा। रेलवे कनेक्टिविटी चाहिए थी, ललितपुर से सतना होते हुए रीवा सीधी और सिंगरौली तक की रेलवे लाइन बन जाए, तो यहाँ पर आर्थिक विकास के पहिया और तेज गति से दौड़ने लगेगा। ये धारणा बहुत पुरानी है, लेकिन इसको जमीन पर वास्तविक उतारने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। सोन नदी के पानी ने हमारे रीवा जिले में हरित क्रांति लाई है, लेकिन अभी ये मात्र 3 लाख एकड़ में पानी पहुंचा है। इसे 6 लाख एकड़ में और 9 लाख एकड़ में पहुंचा के इस काम को और तेज गति से आगे बढ़ाएंगे। सतना जिले में नर्मदा जी का पानी आ जाए, इसके लिए कटनी के पास फिरोजाबाद में एक सुरंग बन रही है, जो 3-4 महीनों के अंदर 5 महीने में हम लोगों की कोशिश रहेगी कि वो पूरी हो जाए दिसंबर तक, जिससे कि वो नहर का पानी सतना जिले में आ जाए। तो सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, जहां पर प्राकृतिक संपदा भरपूर है, जमीन के अंदर पर्याप्त कोयला है, पर्याप्त लाइमस्टोन है, धार्मिक पर्यटन के पर्याप्त केंद्र है हमारे यहाँ, मैहर है, चित्रकूट है, अमरकंटक है, और अधोसंरचना जरूर कमजोर थी, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद ये मजबूत की गई है। और आने वाले दिनों में आप देखिएगा, समृद्धि के मामले में, आर्थिक तरक्की के मामले में विंध्य क्षेत्र हिंदुस्तान के प्रमुख क्षेत्रों में गिना जाएगा। चुराया अमित शाह के कहने, क्योंकि अभी कलेक्टर दिल्ली गई थी, आप सब भी जानते हैं, 3 दिन के लिए, और उसके बाद जैसे ही रीवा आई तो उन्होंने कैमरे बंद करा दिए। 3 विधानसभा के कैमरे बंद थे 2 घंटे तक। जहाँ से मुझे सबसे ज़्यादा वोट मिली थी, वहीं के कैमरे बंद थे, सिरमौर, सिमरिया और देवता। और भी विधानसभा में थे मेरे वोट, लेकिन इन्होंने चालाकी करके, तो मैं ऐसी जीत को जीत नहीं मानती, क्योंकि अगर इनमें इतना दम था तो अपने दम पर चुनाव लड़ते, क्योंकि जो भी जनता का रुझान था, हम लोग जाते थे, हम लोगों ने इतनी मेहनत की, हम लोग गए हैं जनता के बीच में, तो जनता का जो प्रेम और स्नेह मिला है, और जनता का जो भाव था, वो मुझे पता है कि क्या था। तो अगर इन्होंने, जनता ने अगर इनको वोट दिया था, तो इनको ये खेल खेलने की ज़रूरत नहीं थी। और हर जगह आप देखिए कि 99% इनकी चार्ज है मशीनें। कैसे हो सकती है? जब वोट पड़ा तो 60% थी, कहीं 70% थी, और अभी आप देखिए जब काउंटिंग चालू हुई तो हर जगह 99% वो उसमें इनकी मशीन चालू हुई। और दूसरी बात ये कि 5-5, 6-6 मशीनें गलत पाई गई, मतलब कि जो उससे हमारे 17C फॉर्म से मिलान भी नहीं हो रहा है, वो भी मशीनें इनने ज़बरदस्ती उसके वोट काउंट कराए। और उसके बाद इनने लिखित में भी दिया है, वो पेपर है हमारे पास, कि मशीन अपने आप चार्ज हो जाती है। इन्होंने कहा, जब हमने पूछा RO से और इनके कर्मचारियों से, तो इन्होंने ये कहा कि वो मशीन अपने आप चार्ज हो जाती है 99। तो हम लोगों ने कहा कि भाई आप जब कह रहे हो कि बंद करके हम रख देते हैं, तो ये अपने आप कैसे 99% चालू हो जाएगी। और दूसरी बात ये है कि वो ऐसे चालू हो जाती है कि जैसे जब कलेक्टर लाइट गोल करती, फिर ये वहाँ जाके अपने इंजीनियर को सेट कराती वोटिंग, है ना। तो जब वोट वो दबाता था उसमें रात भर बैठ के, तो सुबह तक उसकी बैटरी उतर जाती थी मशीन।
फिर वो नई मशीन में बैटरी मतलब नई बैटरी डालता था। उस वजह से 99% हर मशीनों में आ रहा है। ये रही कि लोग हारने के बाद आरोप लगाते हैं और पहले ही जैसी वोटिंग मैंने इसीलिए पहले ही आरोप लगाया, पहले भी क्योंकि मैंने इसमें आपत्ति इसीलिए पहले ही की, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये चालाकी करके जीते हैं, है ना। और वोट चुरा के जीतना इसकी कोई बड़ी ये जीत नहीं है। और मेरी हार नहीं, मैं अपने आप को हारा नहीं मानती, इसलिए नहीं मानूंगी कि मुझे पता है कि मुझे जनता ने वोट दिया, जनता मेरे साथ थी और जनता के वोटों के साथ इन लोगों ने खिलवाड़ किया है और हमारे कांग्रेस के वोट को इनने डाइवर्ट किया है और डाइवर्ट करके भाजपा में किया है। क्योंकि आप खुद ही देखिए ना कि क्या मध्य प्रदेश में ऐसा है 29 की 29 सीटें भाजपा की, क्या कोई कांग्रेस की नहीं आएगी? जिस तरह से जनता का रुझान था, तो क्या जनता इतना तो अब समझ चुकी है मोदी सरकार को कि जनता इतनी वो नहीं है कि इनको पूरे वोट दे दे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पूरे वोट मुझे दिए, लेकिन ऐसा भी नहीं कि मुझे नहीं दिए। और जो भी पोलिंग खुली है उसमें इनके एग्जैक्ट वोट आ रहे हैं, 400 वोट 500 वोट हर पोलिंग। वहीं पे कांग्रेस के कहीं 50 वोट आ रहे हैं, कहीं 60 वोट आ रहे हैं, कहीं बहुजन के 20 ही वोट आ रहे हैं। तो क्या ऐसा है? आप सब भी मीडिया वाले भी जानते हैं इन सब चीज़ों को कि किस तरह से खेल हो रहा है। क्या न्यायालय जाएंगी आप? कुछ अपील? अब न्यायालय जाने से क्या मतलब है भाई? इनकी सरकार है, इनका प्रजातंत्र है, इनके कलेक्टर, इनके सब। अमित शाह ने बुलाया कलेक्टरों को, 150 कलेक्टरों को ट्रेनिंग दी है किस तरह से तुमको वोट डाइवर्ट करना है। और यहाँ की जो कलेक्टर है ये तो पहले भी अपना परिचय दे चुकी हैं। ये घोटाले में शामिल थी अभी इंदौर में, वहाँ पे कमिश्नर थी नगर निगम की, वहाँ घोटाला करके रीवा में आई और इनको तो कलेक्टर ही चाहिए ना। तो ये तो अपना पद बनाए रखने के लिए किसी के साथ खिलवाड़ कर सकती, किसी को हरवा देंगी। इनको कौन सी बड़ी बात है? क्या माना जा रहा है इस खेल में किसका हाथ है पूरा? इस खेल में राजेंद्र शुक्ला का हाथ है पूरा। और राजेंद्र शुक्ला ने अभी जो बयान दिया है मेरे लिए कि वो जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं वो ऐसे ही चुनाव लड़ गई होंगी, जो वो ये बताना चाह रहे हैं, तो मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि मुझे मालूम है कि मुझे क्या करना है और मुझे कैसे कब चुनाव लड़ना है। वो मुझे न बताएं, वो अपना देखें। क्योंकि वो जब चुनाव लड़े थे तो कांग्रेस पार्टी से ही पहली बार लड़े थे और श्रीनिवास तिवारी जी ने उनको टिकट दिलाई थी, तब वो चुनाव लड़े और हार भी गए थे। उसके बाद उमा भारती को पैसे खवा के भाजपा में गए। तो वो अपनी रीति अपने पास रखें, हमको ना बताएं। और हमें पता है कि वो किस तरह से जनार्दन मिश्रा को चुनाव जिताए हैं और ये पूरी दुनिया जानती है, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। मैं आपके माध्यम से सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मैं चुनाव हारी नहीं हूँ, मुझे चुनाव हराया गया, इसलिए मैंने आपके समक्ष अपनी बात रखी और जनता मेरे साथ है। और जनता का खुद ये कहना है कि हम ये कभी नहीं मानेंगे कि जनार्दन मिश्रा को हमने वोट दिया। ये सिर्फ ईवीएम का खेल है। जो जनता ने आपको वोट दिया उनके लिए क्या संदेश मेरा यही संदेश है कि मैं उन सभी जनता का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिसने मुझे वोट दिया, तहे दिल से मेरा सम्मान किया जब मैं क्षेत्र में गई और सब जनता मेरे साथ थी। मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। इसी तरह से उन सबका साथ बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस प्रत्याशी नीलम मिश्रा ने लोकसभा चुनाव के दौरान हेराफेरी का आरोप लगाया है। रीवा लोकसभा सीट से कांग्रेस की प्रत्याशी नीलम अभय मिश्रा ने ईवीएम बदलने का आरोप लगाया था। उनका साफ तौर से कहना है कि 5 मशीनें बदली गई हैं। 17C फॉर्म में जो मशीनों के नंबर थे वो मशीनों के नंबर उनमें नहीं दिख रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी नीलम अभय मिश्रा कहती हैं कि जब यही कहना था तो चुनाव क्यों कराया। कांग्रेस प्रत्याशी नीलम अभय मिश्रा ने मतगणना शुरू होने के बाद ईवीएम मशीन पर गड़बड़ी का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि प्रशासन भाजपा के इशारे पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि जब मशीन पैक हुई तो 60% बैटरी थी, अब 99% बैटरी चार्ज कैसे हो गई। कुछ मशीनों के नंबर भी मिलान नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कलेक्टर पर भी सीधा आरोप लगाया। नीलम अभय मिश्रा का कहना है कि कलेक्टर जब दिल्ली गई और वहां से लौट कर आई तभी उन्होंने 3 कैमरे बंद करा दिए। जिन क्षेत्रों से उन्हें ज़्यादा वोट की उम्मीद थी वहीं के कैमरे बंद कराए गए हैं। वहीं इस मामले को लेकर चुनाव आयोग ने आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई धांधली नहीं हुई है, ये आरोप निराधार है। आप खुद सुनिए क्या कह रही हैं कांग्रेस प्रत्याशी अभय नीलम मिश्रा और क्या कहना है चुनाव आयोग का। हम लोगों ने भी देखा था, हम भी गए थे वहाँ पर जहाँ पे वोट पड़े थे और हर जगह का हमने 17 हमारे पास जो फॉर्म है सबके पास, उसमें जो लिखा हुआ है कि इस ईवीएम का ये नंबर है और ये मिलान करने के बाद ही वहाँ पे खुलेगी मशीन। जब मशीन खुली तो वो मिलान नहीं हुआ नंबर से। 17C फॉर्म जो होता है वो इसी के लिए होता है ना कि ईवीएम का मिलान करें। तो जब वो मिलान नहीं हो रहा है तो हम लोगों ने उसमें आपत्ति दायर की है और कलेक्टर मैडम के पास गए, लेकिन वो मिली नहीं है। हमने अभी मशीन को रखवा दिया है कि यहाँ पे अभी वोट आप न गिनिए, क्योंकि भाई उसमें बदमाशी हुई है। और दूसरी बात ये कि जैसे 99% कैसे चार्ज है मशीन, ये बताइए। जब 60% उस समय पे सील पैक हो जाती है तो 99% कैसे बता रही है? मतलब 20% बढ़े हैं वोट, और बढ़े हैं तो बदमाशी से बढ़े हैं, क्योंकि सबसे कम रीवा में वोटिंग हुई, आपको भी पता है। तो इतने वोट कैसे बढ़ गए आप सोच सकते हैं।
और इन लोगों ने बहुजन का वोट छोड़ के इस बार कांग्रेस का वोट डाइवर्ट कर दिया भाजपा में। कांग्रेस पार्टी के लोग यहाँ निरंतर निगरानी बनाए हुए थे, ऐसे में कैसे निगरानी बनाए तो शासन प्रशासन तो इनका है ना, तो ये तो पीछे के दरवाजे से भी घुस जाएंगे, वहाँ हम थोड़ी घुस पाते हैं अंदर। मैम, इससे पहले आपके पति भी चुनाव जीते हैं सिमरिया विधानसभा से और वो विधायक भी हैं। उस दौरान ईवीएम में कोई खेला क्यों नहीं हुआ? खेला क्यों नहीं हुआ? आपने देखा पत्रकार उस समय? भाई खेला आपने नहीं देखा कैसा हुआ है? 12 बजे तक प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा था। कलेक्टर मैडम कह रही थी केपी त्रिपाठी को जिता दो, सीएम का फोन आ रहा है बार बार, अमित शाह तक का फोन आया था। वो तो ठीक है कि खेला इसलिए नहीं हो पाया कि भगवान कहीं ना कहीं वहाँ पे खड़े थे, बदमाशी नहीं कर पाए। आज भगवान नहीं है। आज भी हैं, अभी आप शाम तक देखिएगा, आपको रिजल्ट सामने आएगा। और सुनिए, नहीं मैं इसलिए लगा रही हूँ कि कलेक्टर ने ही किया जो भी किया। हाँ, इसलिए मैं लगा रही हूँ कि कलेक्टर बिल्कुल भी किसी के उसमें नहीं काम कर रही है, वो सीधे भाजपा के लिए काम कर रही हैं। कलेक्टर का ये काम है कि वो बिल्कुल निष्पक्ष करें, जो भी करना है उनके लिए सब प्रत्याशी बराबर हैं। वो हम लोगों को जलील करती हैं, हम अंदर आते हैं तो हमको कहें यहाँ जाइए मैडम, वहाँ से भागिए मैडम। त्योंथर में भी आपने देखा, हम गए, इन्होंने जनार्दन मिश्रा को नीचे जाने दिया, सिद्धार्थ तिवारी को जाने दिया, मुझे वो जो बच्चा गिर गया मुझे वहाँ से इनने वापस कर दिया। मतलब आप भेदभाव करती हैं। आप किसके लिए काम कर रही हैं? भाजपा के लिए काम कर रही हैं कि आप आपके लिए तो सब बराबर हैं। 5 मशीनों को नंबर नहीं मिल रहे, ऐसे में क्या करेंगे आगे? हम यही करेंगे कि हम वहाँ पर आगे गिनती नहीं होने देंगे, सीधी सी बात है। मीडिया के माध्यम से ये तथ्य संज्ञान में आया है कि कुछ अभ्यर्थियों द्वारा लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के दौरान ईवीएम बदले जाने के संबंध में मीडिया में आपत्ति दर्ज की गई है। तत्संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है, जिन अभ्यर्थी निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा आज दिनांक को मतगणना के दौरान रिटर्निंग अथवा सहायक रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष जो कोई लिखित आपत्ति प्रस्तुत की गई है, उनका नियमानुसार निराकरण किया जा रहा है। यहाँ यह भी स्पष्ट है कि ईवीएम रैंडमाइजेशन की समस्त सूचियां मतगणना अभिकर्ताओं को प्रदत्त फॉर्म 17C जो अभ्यर्थियों के पास भी उपलब्ध है में प्रदर्शित ईवीएम एवं मतगणना टेबल पर आई ईवीएम में कोई अंतर नहीं है। अतः ईवीएम बदले जाने के संबंध में किसी भी प्रकार की टिप्पणी पूर्णतः भ्रामक एवं आधारहीन है। इसका जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा खंडन किया जाता है। धन्यवाद। जो बैटरियां कम है, बैटरियां जो ज्यादा हो गई उस पर ऑलरेडी 99% और 98% वो तो जितना उसमें है उतना ही रहता है। जबा थाना अंतर्गत गोली मारकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई, जिसके बाद थाने में भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। जबा थाना अंतर्गत छोटे से विवाद के बाद एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि मृतक ट्रैक्टर चलाता था। आरोपियों ने उसे कुछ काम करने के लिए कहा, जिसे उन्हें मना कर दिया और कहा कि मेरी माँ की तबीयत खराब है, मैं घर जा रहा हूँ। बस इसी बात को लेकर आरोपी अनिल, दिलीप और पिंटू नाराज हो गए और उसे कमरे में बंद कर जमकर पिटाई की। जब इसकी खबर उसके भाई को लगी तो वो लोग उसे छुड़ाने के लिए गए। आरोपियों की यह बात बहुत नागवार गुजरी और उन्होंने उनके भाई को भी पीट दिया। इसके बाद गोली चला दी। मृतक के बेटे आदेश केवट ने बताया कि 3 बार गोली चली, जिसमें 2 बार नहीं लगी, जबकि तीसरी बार गोली लग गई। उनके पिता को ही गोली लगी है। घटना के तुरंत बाद पुलिस को सूचना दी गई। हालांकि समय पर पुलिस पहुंची तब तक आरोपी फरार हो चुके थे। इसके बाद जानकारी लगते ही ग्रामीण थाने पहुंच गए और हंगामा करने लगे। इस संबंध में हमने मृतक के परिजनों से बात की। तो चाचा ने कहा कि मेरी मम्मी की तबीयत नहीं ठीक है तो हम जाएंगे दवाई करवाने, तो कहीं नहीं जाएंगे। तो उन्होंने फिर कमरा में बैठ के मारा। तो यहाँ पे हमारे पापा को सूचित किया गया कि यहाँ पे मुझे मार रहे हैं। तो गए, जाने के बाद उनको ले आए तो अनिल और क्या नाम से ये दिलीप के 2 लड़के थे, ये लोग इनको खिलाफ आए तो गिलाठी से मारे सबको। फिर क्या नाम से जब नहीं मार पाए तो फिर बंदूक लेके मार दिए। अग्गी दिलीप चलाए तो नहीं लगा। फिर क्या नाम से दिलीप को बड़े वाले लड़का चलाया तो वो भी नहीं लगा। तो अनिल ने चलाया तो 6 दिन लगी। कितनी बार चली थी गोली? 3 बार। 3 बार चली थी। 2 बार नहीं लगी, तीसरी बार लगी थी। किसको लगी थी? मेरे बाबा को। अब कौन कौन लोग घायल हैं घर पे? घर में मैं, मेरे पापा, मेरे चाचा 2। चाचा क्या नाम है? एक का नाम पाड़े है, जयचांद, सुशील, कल्लू हो गया। और पुलिस को सूचना कब दिए थे? 10 मिनट पहले ही दे दिए थे। जैसे ही गोली चली फोन पहुंची 1 घंटे, आधा घंटा बाद पहुंच गई थी। तो पुलिस तो ला दी गाड़ी में। फिर आए। क्या नाम है आपका? हमारा राधा नाम। क्या घटना घटी थी कल? घटना घटी 10-11 बजे।
क्या हुआ था? गदेलन का लड़का निगम गदे का बहन बेटा उमर है तो उनका खेत मारे रहे, मारी नहीं कि खेत कजिया भाई फिर दौड़ के आए गाड़ी लेके दो गाड़ी और दो जने में सब उतर आए तो मारे हम ऐसे हम गई ना मरा तो दौड़ के यहाँ उगा तो जब हम दौड़ के गान तो कहीं के तुम ना मार दे गोली धड़ा जाए यही पास कहीं अनिल भैया कहीं का कहा था बिनी बोला कौन था कि मार देंगे गोली? तो वही बोले हैं कि लड़का ऐसे छोटी काठी का हाँ सांप से हैं वही बोले कि हमें लगे ना उन्हें मार दे गोली धड़ा जाए। किनके साथ मारपीट हुई थी? मारपीट मतलब कर सुशील जयचंद पाड़े कल सर जी तब हम जब मारपीट भाई तब दौड़ के आए तब भैया का नहीं मारे रहे तो मैंने दौड़ के आन अत्ते जाके मार के भाग दे। गोली कौन चलाया था मालूम है आपको? अनिल ना हम का लगा हुआ ही का तो इनके लड़का मोड़ कर रहे हैं सर मोड़ कर रहे हैं कोई चला के भागी ना कहबो भाई कि हमें लगे ना बने मार दे गोली धरा जाए इन में बोले हैं। फिर पुलिस को सूचना कब दी है आप लोग? सूचना हम 5 मिनट से तुरंत ही 5 दिन निकाल के दादू घरे। पुलिस कितनी देर में आई थी? करीब 10 मिनट आधा घंटा मांग गई। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, टी फार्मा 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम PCI न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर की सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षा शुल्क में छूट व SC ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन की नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में, जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9992084439। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। रीवा शहर स्थित प्रार्थना हॉस्पिटल में एक महिला को डिलीवरी के लिए 29 मई को भर्ती कराया गया था। 34 वर्षीय सुमन सीधी की रहने वाली है, जिनका विवाह सतना के रहने वाले सुजीत के साथ हुआ था। 29 मई को जब डिलीवरी के लिए अस्पताल लाई गई तो वो स्वस्थ थी और बातचीत भी कर रही थी। परिजनों ने बताया कि सारे वीडियो उनके पास हैं। डॉक्टरों ने उन्हें दवाइयों का ओवरडोज दिया, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। परिजनों ने कहा कि तकरीबन 1 लाख रुपए की तो दवाइयों का खर्चा आया है, जबकि 60,000 रुपए पहले ही कैश जमा करा लिए गए थे। अब बॉडी देने को मना कर रहे हैं और पैसा मांग रहे हैं। हालांकि ऑपरेशन के बाद बच्चा अब ठीक बताया जा रहा है। वहीं इस संबंध में डॉक्टर ने बताया कि महिला जब भर्ती होने आई तो इसकी तबीयत खराब थी। वहीं इसका पहले भी हार्ट का ऑपरेशन किया गया था, जिस वजह से उसे खून पतला करने की दवाई दी जा रही थी, और वही खतरनाक था क्योंकि गायनी का मामला था। ऐसे में ऑपरेशन करना ज़रूरी था, जबकि इंजेक्शन को भी बंद नहीं कर सकते थे क्योंकि खून पतला करना है। महिला का ऑपरेशन कर दिया, जिसके बाद जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ थे। लेकिन 3 जून की रात 11 बजे के बाद अचानक फिर से तबीयत बिगड़ी। दोबारा से सुमन का ऑपरेशन किया गया क्योंकि ब्लीडिंग रुक नहीं रही थी, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। उन्होंने कहा कि सोनल अग्रवाल एक कुशल डॉक्टर हैं, जिनकी देखरेख में ऑपरेशन किया गया। हमने पूरी कोशिश की, पर फिर भी हम मरीज को नहीं बचा पाए। परिजनों को इस संबंध में पहले ही जानकारी दी गई थी। वहीं परिजनों का ये भी आरोप है कि डॉक्टरों ने आयुष्मान कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया। इस पर डॉक्टरों का कहना था कि आयुष्मान कार्ड ऑप्स और गायनी में मध्य प्रदेश में कहीं भी नहीं चलता है। हमारे अस्पताल में सिर्फ सर्जरी, आर्थो और मेडिसिन में ही आयुष्मान कार्ड मान्य है, जिसकी जानकारी मरीज के परिजनों को पहले ही दे दी गई थी। इस संबंध में हमने सुमन के पति सुजीत, भाई मनीष और डॉक्टर से चर्चा की। तक यहाँ वो संजय गांधी की कोई डॉक्टर हैं, वो ठीक ठाक ट्रीटमेंट करती हैं। उनसे पहले भी मिले थे तो बोले थे कि हमारे यहाँ आप लाइएगा, मेरे यहाँ अच्छी दवा होगी, तो आप प्राइवेट उसमें हम अच्छे से कर देंगे।
तो उसी आशा विश्वास के साथ हम यहाँ आए हुए थे। और मेरे मरीज़ का जो है, मेरी बहन का ऑपरेशन भी किए, वो सारी चीज़ें ठीक थी। दूसरे दिन से बच्चा हुआ, वो भी सारी चीज़ें ठीक थी। 3-4 दिन तक सब चीज़ें चल रही थी और ठीक होने के बावजूद भी ये लोग लगातार आईसीयू में रखे हुए थे, जबकि हम इनसे बार बार बोल रहे थे कि उसको कम से कम जनरल वार्ड या प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट करा दीजिए, तो मतलब उसको थोड़ा सा रिलीफ महसूस हो। वहाँ चारों तरफ मशीनों से घिरे रहना, उसकी वजह से उसको और दिक्कत होती थी। और एक चीज़ और था कि ये अपने हिसाब से फुल डोज देते थे उसी दवाइयों को। एक दिन में कोई मरीज को 20-20, 30-30 हज़ार की इंजेक्शन मतलब दवाएं लग सकती हैं, क्या बताइए। और वो मतलब इतनी सारी दवाइयों का डोज उसको देते थे, पता नहीं है दवाइयाँ ले जाते हैं, आधा रख लेते हैं या फिर आधा यूज करते हैं, जो भी जैसे भी हो। तो और तो जो भी था तो ठीक था। और लेकिन कल की रात को मेरी बहन सब ठीक थी, कुशल मंगल थी। सुबह हम कई बार उनसे बोले, एक दिन पहले से भी बोल रहे थे कि आप प्राइवेट में शिफ्ट कर दो, और इन्होंने बोला कि हम शिफ्ट कर देंगे। लेकिन जब कल की बात हुई तो सुबह भी मैं बोला कि आप शिफ्ट कर दो, और ये तैयार भी हुए कि हो गया फिर दोपहर में कर देंगे। दोपहर के बाद ये फिर बोले कि अब शाम को 6 बजे तक कर देंगे। 6 बजे के बाद बोले कि हो गया 11 बजे तक आपका पैसा लगेगा इसका आईसीयू चार्ज का, तो आप उसमें रखे रहिए, फिर शिफ्ट करा लीजिएगा। तुम बोले हो गया ठीक है, पैसा ठीक है कह रहे हैं शिफ्ट। फिर इसके बाद मुझसे इन्होंने क्या किया कि फिर 4-6 हज़ार की फिर इकट्ठा जो है दवाइयाँ मंगवाए, और फिर सारे इंजेक्शन वगैरह जो दवाई रही होगी तो फिर इकट्ठा उनको डोज दे दिए। डोज देने की वजह से मेरी बहन का मतलब डिलीवरी में जो डिलीवरी हुआ था उसकी मतलब क्या होता है, मतलब ब्लीडिंग, बहुत ज़बरदस्त ब्लीडिंग हुई। मुझे जानकारी नहीं हुई, मुझे बुलाए बाद में, बोले कि ऐसी बात है, ब्लीडिंग हो रही है, आप खून कहीं से व्यवस्था करवाइए। और ताकि मैं बोला ये वो कैसे गया, बोले हो गया, पता नहीं कैसे हो गया, बस आप व्यवस्था कराइए। फिर इन्होंने क्या किया, उसका ऑपरेशन वगैरह किया, और कहते हैं कहीं कहते हैं बच्चेदानी निकालिए, कहीं कुछ कहते हैं। स्वस्थ मरीज था, सब कुछ कुशल मंगल था, कहीं कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। ये था कि आप वहाँ से अगर डिस्चार्ज कर देते तो डायरेक्ट घर भी चले जाते। मैं आपको पूरा वीडियो और साक्ष्य दिखाऊंगा, मरीज का दिखाऊंगा, सारी चीज़ें, उसकी गतिविधियाँ, उसकी बोल बदकाव, सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। वो बोली भी है, वीडियो में बोली है कि मैं ठीक ठाक हूँ। ये लोग इतना ज़बरदस्त डोज देते हैं, डोज के कारण मुझे दिक्कत होती है यहाँ। क्या नाम था उनका? सुमन शर्मा, सतना में ब्याही हैं। तो इनके लापरवाही की वजह से, क्योंकि इनका एक वो चलता है बहुत ज़बरदस्त, मतलब कहीं ना कहीं रैकेट चलता है। ये लोग क्या करते हैं कि मरीज को फंसा के रखते हैं। अगर मरीज ठीक ठाक हुआ तो फिर क्या करते हैं कि उसको कुछ न कुछ ऐसी इंजेक्शन दे देंगे, उसको मतली आने लगेगी, चक्कर आने लगेगा, कुछ आने लगेगा, तो उसको लगेगा नहीं गड़बड़ है, मरीज को खुद लगेगा, और फिर एडमिट कर लेते हैं कि नहीं आप आ रहे, फिर बताएंगे आप तो बहुत ख़राब है, अरे बड़ा क्रिटिकल केस है। मेरी बहन के साथ ऐसे ही बोलते थे कि अरे बड़ा क्रिटिकल केस है, कुछ भी नहीं था। ऑपरेशन के बाद सारी चीज़ें ठीक ठाक थी, मेरे पास वीडियो है, साक्ष्य है, वो सारी चीज़ें ठीक ठाक बोल रही थी कि अब डिस्चार्ज करो, कोई दिक्कत नहीं, आज चल सकते हो। लेकिन फिर भी ये ऐसे मतलब इनका एक हिसाब किताब जो रहता होगा इनकी टीम का कि नहीं कुछ टाइम तक रखना है और निचोड़ना है। बहुत ज़बरदस्त निचोड़ते हैं, पता ही नहीं चलता, लगता है कि 25-50 हज़ार में काम हो जाएगा। पहले तो मैं सुना था कि यहाँ आयुष्मान से भी काम होता है, उस सिलसिले में मैं आ गया कि आयुष्मान से ऐड है ये अस्पताल, तो आयुष्मान से काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ आने के बाद स्थितियाँ ये हुई कि पहले एडमिट कर लिए कि मतलब बोले अब बहुत ख़राब केस हो चुका है, अब जैसे पैसे वैसे जमा करवाइए। 60-70 हज़ार रुपये मुझे उसी दिन जमा करवा लिए थे, 70-80 हज़ार रुपये सारी चीज़ों का जमा करवा लिए थे। मैं सोचा अगर ख़राब बता रहे हैं तो समस्याएं होगी, तो फिर ऑपरेशन वगैरह किया, बच्चा को हो गया ठीक से, सब सारी चीज़ें हो गई, तो मुझे लगा कि हो गया जो लगा। लेकिन इतना ज़बरदस्त इनके यहाँ का बिल है, और इतना ज़बरदस्त यहाँ का, मैं बता रहा हूँ, इतने सारे मरीज रोके जा रहे हैं। मैं यहाँ स्थिति ये है कि मेरी बहन डेथ हो चुकी है, शाम को ये लोगों ने ऑपरेशन किए, शाम को लेके गए ऑपरेशन किए, 12 बजे उनकी ब्लीडिंग हुई, और इसके बाद ब्लड वगैरह आया, ऑपरेशन वगैरह किए। क्या कैसे ऑपरेशन किया, ऑपरेशन करते ही बहन मर गई लगता है, मुझे तो ऐसे लगता है। क्योंकि जब मुझे बुलाए कि आप मुझे यहाँ पे गार्ड वगैरह लगे रहते हैं तो बताते हैं कि इसके परिजन कौन है, तो जब परिजन के बुलाने आते तो हम लोग नीचे बैठे रहते, तो बताते हैं हम भैया हम ही हैं, तो बुलाते हैं कि सर आपको वहाँ बुलाए हैं, आईसीयू में बुलाए हैं। तो जब जाता है मरीज के परिजन तो फिर वहाँ स्थितियाँ पता चलती हैं कि क्या हो रहा है। तो वहाँ फिर पता चला कि वे इनको जो है तो वो लगा दिया, वेंटिलेटर में रख दिए। बोले ऐसी स्थिति आ गई, मुझे लगा हल्का फुल्का कुछ ब्लीडिंग वगैरह की, कुछ वो जो इनका ऑपरेशन वगैरह का होगा, मुझसे दस्तखत भी करवा लिए थे कि मुझे लगा कुछ जो होता होगा इनका प्रक्रिया, मुझे क्या बताइए, तो पूरा जान ले लेंगे, और पूरा जान ले लिए। फिर अभी तक गुमराह करके रखे थे सुबह तक, तो नहीं ठीक ठाक है उनका। मुझे लगता है ऑपरेशन करते करते मरीज ख़त्म हो गया था। और ये लोग क्या किए हैं कि ये लोग सुबह बताए, हम लोग पूछ के थक गए, तभी बताए कि नहीं अब मरीज आपका वो हो गया। फिर वो मैनेजर साहब एक हैं, मनीष तिवारी जी हैं,
तो वो कई बार कल भी परसों भी बार बार वो बोलते हैं आप पैसा नहीं जमा कर रहे हो, आपका पैसा इतना हो गया 20,000 40,000 50। मैं बोला कि मेरे मरीज है परिजन, मैं परिजन हूँ तो मैं पैसे तो दे ही दूँगा। आज फिर बोले कि आप पैसे जमा करो तब आपकी बॉडी जाएगी। मैनेजर है यहाँ के। कितना बिल बनाया उन्होंने? बिल मेरे पैसे कम से कम 1 लाख के करीब दवाइयों में लग गए होंगे, जांच वाँच में सब कुछ मिला के। बताइए कि 2-4 दिन में इतनी दवाई हो सकती है क्या? 50,000 का तो खून आ चुका है। बताइए कहाँ जाता है, किसको चढ़ाए हैं खून? जिस पेशेंट की हम बात कर रहे हैं, सुमन शर्मा पेशेंट, 29 तारीख को हमारे यहाँ आई थी। पेशेंट हमारे यहाँ अत्यंत गंभीर अवस्था में आई थी, जिनको अत्यधिक रक्तस्राव हो रहा था। बेसिक जांचों में हमको पता चला है कि इनकी हार्ट की सर्जरी पहले हो चुकी है, जिसके लिए इनको खून पतला करने की दवाई चल रही थी। उसी समय परिजन को समझाया गया कि माँ की जान को खतरा है, यदि अभी तत्काल ऑपरेशन नहीं करेंगे तो बच्चे और माँ की दोनों की जान नहीं बचाई जा सकती। तत्काल उनका ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के समय भी समझाइश दी गई परिजनों को कि मरीज की स्थिति अत्यंत गंभीर है। उनका जो बच्चा हुआ था, ऑपरेशन के द्वारा बच्चा हुआ, बच्चे की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। तुरंत बच्चे को आईसीयू में शिफ्ट कराया गया और उसको तत्काल प्रभाव से मैनेज किया गया। आज की डेट में बच्चा स्वस्थ है। उसके बाद मरीज की स्थिति गंभीर बनी हुई थी, आईसीयू में 3-4 दिन तक भर्ती रखा था। चूँकि उनको हार्ट की बीमारी की वजह से खून पतला करने की जो दवाई चल रही थी उसको बंद नहीं किया जा सकता था। उसको बंद करने से मरीज की जान को तत्काल खतरा था। लेकिन कल रात को अचानक उनका रक्त का स्राव हुआ। रक्त का स्राव 11 बजे हुआ। हमारी पूरी डॉक्टरों की टीम आई, डॉक्टर सोनल अग्रवाल मैडम, डॉक्टर LM सिंह सर, डॉक्टर हिमांशु पांडे। तकरीबन 4 से 5 घंटे ऑपरेशन चला, रात को 12 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक। ऑपरेशन के दौरान हमने देखा कि अत्यधिक रक्त का स्राव हो चुका है एवं मरीज के बचने की संभावना कम थी। अत्यधिक रक्तस्राव की वजह से मरीज की मृत्यु हुई। हमने अपना पूरा 100% एफर्ट लगाया। मरीज के इलाज में कोई लापरवाही नहीं की गई है। खुद अस्पताल ने सारी मरीज की खून की दवाइयों की व्यवस्था की है। हमारे पूरे प्रयास के बाद भी मरीज चूँकि बहुत गंभीर थी, इस वजह से उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। और इस चीज़ की जानकारी परिजनों को पहले ही दिन से थी कि मरीज की स्थिति अत्यंत गंभीर है, उसको बचा पाना थोड़ा मुश्किल काम है। लेकिन बच्चा भी स्वस्थ है और बच्चे की आज छुट्टी कर रहे हैं। आयुष्मान से इलाज नहीं हुआ है, ये पूरा क्या मामला है? देखिए, ऑप्स और गायनी जो है वो MP में कहीं पे भी आयुष्मान नहीं दिया गया है। और हमारे पास आयुष्मान में सिर्फ सर्जरी, ऑर्थो, मेडिसिन और पीडिया का पोर्टल है। इसके अलावा हम किसी भी ब्रांच का, चाहे वो न्यूरो सर्जरी हो, चाहे गायनिक सर्जरी हो, हमारे पास उसकी परमिशन ही नहीं है। तो हम इस वजह से उनका आयुष्मान से इलाज नहीं कर पाए। ये पहले जानकारी थी, आपने पेशेंट के परिजनों को बताया था? परिजनों को भर्ती होते समय सारी जानकारी दे दी गई थी कि आयुष्मान इस बीमारी के लिए हमारे अस्पताल में उपलब्ध नहीं है। ये जिनकी डेथ हुई है, कितनी उम्र लगभग? 34 ईयर्स के आसपास उनकी एज है। ऑपरेशन कौन कर रहा था आपके यहाँ से? ऑपरेशन हमारे यहाँ गायनिकोलॉजिस्ट डॉक्टर सोनल अग्रवाल मैडम है, उन्होंने ऑपरेट किया है। कितने ऑपरेशन हुए थे? ऑपरेशन तो उनका एक पहले ऑपरेशन हुआ था LSCS के लिए, जिसमें अपने बच्चे को स्वस्थ निकाला। उसके बाद दोबारा उनको जो ब्लीड हुई, उसके बाद दूसरा ऑपरेशन कल रात को हमने लिया था। वेंटिलेटर पे कब रखा गया था? वेंटिलेटर पे आज सुबह ऑपरेशन के तुरंत बाद मरीज का आरोप है कि मृत्यु के बाद जो है वेंटिलेटर पे रखा गया। गलत आरोप है। कभी भी किसी भी मृत व्यक्ति को वेंटिलेटर पे, यहाँ क्या, मैंने आज तक इतने साल की प्रैक्टिस में कभी किसी को नहीं देखा कि मृत व्यक्ति को वेंटिलेटर पे रखा। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर।
आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।